उसको पीस के आटा बना लो। जितने का आपको दूध की ज़रूरत है उस आटे से दूध बनाना सीख जाओ, फिर 100 ग्राम आटे का 1 किलो दूध बन जाता है। नमस्कार, भव्य भारत न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इंसान जब जन्म लेता है तो 2 चीज़ों की अति आवश्यकता होती है। पहला उसकी परवरिश की, आस्था की, और दूसरा है डॉक्टर्स की। क्योंकि जैसे जैसे वो बड़ा होता है खान पान में बदलाव आता है, और खान पान के बदलाव की वजह से ही वो अपने आप को कई बीमारियों में लपेटता चला जाता है। आस्था ये होती है कि अगर उसकी आस्था कहीं पे है तो वो ठीक होता है, आगे बढ़ जाएगा, स्वास्थ्य लाभ भी लेगा, और अगर आस्था से डिग गया तो फिर जीना हराम हो जाएगा। इस डिगे हुए जो आपकी आस्था है, जो विचार है, उसका फ़ायदा उठाने के लिए हमारे देश में बड़े बड़े अस्पताल मगरमच्छ की तरह मुंह बाए बैठे हुए हैं, ताकि जैसे आपकी आस्था डिगे किसी से और आप बड़े हॉस्पिटल्स में आए और आपका वो गला काटना शुरू कर दें। ये बहुत लोगों को कड़वी लगेगी बात, लेकिन सच्चाई यही है कि अगर आपको अस्पतालों से बचना है तो सेहत के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। और बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर वैद्य लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी आज भी हमारे बीच हैं, और ये आपको बताएंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका सेवन मात्र से ही आप अपने स्वास्थ्य को कई सालों तक स्वस्थ रख सकते हैं। हो सकता है कि अंतिम समय तक भी आप स्वस्थ रह सकें। आइए मिलते हैं बाबा जी से। वैद्य जी प्रणाम। नमस्कार। अभी वैद्य जी एक सवाल उठता है कि इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खुलते जा रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी सारी पद्धतियाँ बनती जा रही है, विज्ञान भी कई तरह का चमत्कार दिखा रहा है, लेकिन आपने जो अध्ययन किया है उस अध्ययन से ही पता चलता है कि अगर इंसान प्रकृति के करीब रहे तो शायद वो बीमारियों से दूर रहेगा। कौन से ऐसे नुस्खे हैं कि जो लोग हैं वो बीमारियों से दूर अपने को रख पाएँ? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि पूरे संसार के अंदर एलोपैथिक में तो किसी रोग की दवाई बनी नहीं है, यह मैं गारंटी से बोलता हूँ। इनको सिखाया गया है कि किस अंग को, किस रोग को कितनी देर तक दबाना है, दबाने का काम है, रोग काटने का नहीं है। और जो हमारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरल का, इनमें फार्मेसियों को लाइसेंस बने हैं दवाइयाँ बनाने के। नुस्खा पूरा नहीं होगा, रोग कहाँ से कटेगा? मैं आज जो रोगियों का नाड़ी परीक्षण करके इलाज कर रहा हूँ, ना तो मैं किसी मशीन से टेस्ट करता, ना उसकी टेस्ट रिपोर्ट मांगता। 12 घंटे पेट खाली और नफ्स से मैं बताऊँगा इतने साल पुराना रोग है, और उसी दिन चाहे जितना भयंकर से भयंकर रोग है 10 से 15% आराम तो पहले दिन मिल जाता है। क्योंकि मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। हमारा मुख्य अंग है लीवर। यदि हमारा लीवर बिल्कुल सही काम कर रहा, हमें रोग ही कोई नहीं है। लीवर पचाएगा, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्ते में तेजाब नॉर्मल है, खाया पिया अच्छा पच रहा है, हमें रोग कहाँ से आएगा? परंतु हमें जीभ के टेस्ट ने मारा। मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, एसी, फ्रिज और ये चिकनाट, आयोडीन नमक और रिफाइंड, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारियाँ हैं। यदि हम खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीते हैं खाने के बीच में, या नींबू, काला नमक, काली मिर्च पानी के अंदर मिला के पीते हैं, तो हमें आखिरी सांस तक किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई रोग होगा। लीवर पचा रहा है, पैंक्री इंसुलिन बना रहे, पित्ते में तेजाब नॉर्मल, हमें बीमारी कोई नहीं है। आप रात को चाहे 12 बजे सो, चाहे 8 बजे सो, सुबह 4 बजे पेट का अलार्म ऐसे लगता है जैसे घड़ी पे लगता है।
यदि एकदम उठ के पेट बिल्कुल नॉर्मल साफ हो गया, जैसे भैंस गोबर करती है, न ज़्यादा टाइट न ज़्यादा पतला, ऐसे पेट साफ होता है। बाथरूम बाद में आएगा, पेट पहले साफ होगा और एक ही प्रेशर में साफ होता है। परंतु जब हम मैदे की चीज़ें, चीनी का प्रयोग, चाय का प्रयोग, आर्टिफिशियल चीज़ें और जितनी आपकी खान पीन की चीज़ें, इनमें सब में ज़्यादा से ज़्यादा कपट है। और देखिए अब इतनी करप्शन हो चुकी है कि दूध के अंदर मिलावट कर दी। दूध के अंदर मिलावट। अब आज दूध निकाला वो आपको 15 दिन के बाद मिलेगा, जिस दिन निकाला उस दिन नहीं मिलता। जाके कोल्ड स्टोरों में ठंडा किया जाएगा, सारा कुछ किया जाएगा, फिर उसमें से क्रीम निकाल लेंगे, पास्चराइज किया जाएगा। हाँ, उसके बाद आपको मिलेगा और नुकसान करता है। यदि हम दूध मत लो किसी से, सोयाबीन घर में ला के रख लो, उसको पीस के आटा बना लो, जितने का आपको दूध की ज़रूरत है उस आटे से दूध बनाना सीख जाओ। 50 ग्राम आटे से आधा किलो दूध बन जाता है। तरीका क्या है बता दीजिए दर्शकों को, तरीका बता आटा दीजिए। सोयाबीन को पिसा के ब्रीक आटा बना लो। सोयाबीन वही जो बड़ी की तरह होती है ना? दाने होते हैं इसके। अच्छा, दाने होते हैं। हाँ, दाने होते हैं, पीले रंग का होता है, दाना है। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे तो गोल छोटा सा है, भिगोएंगे तो तेरा लंबा हो जाता है। अच्छा। अब सोयाबीन पीस के आटा बना लिया। अब आपको जब दूध की ज़रूरत है तो आप जितना का दूध चाहिए उतना पानी रख दो। आधा किलो दूध चाहिए तो आधा किलो पानी रखो, किलो चाहिए तो किलो रखो, 10 किलो चाहिए 10 किलो रखो। फिर 100 ग्राम आटे का 1 किलो दूध बन जाता है। और वो इस दूध को जो आजकल दूध मिल रहे हैं उससे बेहतर? गाय के दूध से उसमें ताकत ज़्यादा है। गाय का 15 किलो दूध सोयाबीन का 1.5 किलो ताकत में बराबर है। गायों अच्छा। में भी 2 तरह की वैरायटी आ रही है बाबा जी। नहीं, गाय चाहे 10 किस्म की वैरायटियाँ हो, कोई नहीं है। जो है जर्सी गाय, इसका दूध होता है 26 डिग्री से लेकर 28 डिग्री तक। जो अपनी देसी गाय हॉस्टन है, इसका होता है 30.5 डिग्री। भैंस को जिसको खुराक अच्छी मिल रही है उसका 34 डिग्री होता है। ऐसे बत्ती के हिसाब से देते हैं, पानी मिला देते हैं। और इसमें क्या है कि दूधिया मक्खन निकाल लेगा और चीनी का शरबत बना के उस दूध में मिला के उसकी ग्रेविटी बना देगा पूरी। परंतु उसमें जब आप फैट निकालेंगे तो कम निकलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और फैट के हिसाब से खरीदते हैं ये। बिल्कुल। अब सोयाबीन का दूध यदि आप आधा किलो रोज़ पीते, आपको किसी भी दवाई की ज़रूरत नहीं है। वही आपका लीवर ठीक कर रही, वही पैंक्रियास से इंसुलिन बना रही, वही पित्ते में तेजाब नॉर्मल कर रही, वो पेट अच्छा साफ कर रहा है। गाय का दूध का यदि आप दही जमाते हैं तो गाय भैंस बकरी के दूध को, दही को, जमे हुए को जब काटेंगे तो पानी छोड़ेगा। सोयाबीन का दूध पानी नहीं छोड़ता, ये भी विशेषता है। अच्छा। और जिसका लीवर कमज़ोर है उसको दूध बहुत पतला दिया जाता है सोयाबीन का, बाकियों को नॉर्मल दिया जाता है। सोयाबीन का दूध 1.5 किलो गाय के 15 किलो के बराबर ताकत का है। अब खाने में यदि आप गेहूँ कम से कम मात्रा में लें, चना है, जौ है, मूंग है, मोठ है, सोयाबीन है, आप ये सारी चीज़ें मिला के उसका आटा बनाते हैं। और आटा ज़्यादा बारीक नहीं करना, थोड़ा मोटा रखना। और आटे को सख्त गूंद करके थोड़ी देर पानी में रख दो। इतने में अपनी दाल सब्जी बना लो। दाल सब्जी में आप सिंधा नमक या काला नमक डालो, आयोडीन नमक मत डालो, आपको कोई रोग होगा नहीं। आयोडीन नमक की सबसे बड़ी बीमारी है। और फिर ऊपर से आ गया आपका छौंक। कभी भी छौंक लगा के ना दाल सब्जी खाओ और ना ही रोटी को चुपड़ो। चुपड़ी रोटी आपकी पचती नहीं है। अच्छा, घी में जो आप चुपड़ लेते हैं। हाँ।
और जितनी तली हुई चीज़ होगी वो भी पचती नहीं है। आपको छाव का चिकनाट खाने का, उसको गर्म करके खाने लगे, दाल सब्जी मिला के खा लो, नुकसान नहीं करेगी। मसाले का शौक है आपको ज़्यादा, उसको पीस के थोड़ा सा स्वाद के लिए डालो, नुकसान नहीं कर। जब भून के डालेंगे वो भी नुकसान करता है। अच्छा। क्योंकि मैं नारी वैद्य हूँ, मैं ये जिस चीज़ की जानकारी है मैं उस चीज़ को फ्रैंकली कहता हूँ। लेकिन बाबा जी तब तक जब आप पैदा हुए हैं तब से लेके और आज तक तो परिस्थितियां बदल गई है, विज्ञान बदल गया है, बहुत ज़्यादा बदला है, खान-पीन के रहन सहन बदल गए हैं। बहुत। देखिए 1980 तक ना तो इतने एसी थे, ना इतने फ्रिज थे, ना इतनी गाड़ियाँ थी, और ना इतने हॉस्पिटल डॉक्टर थे। उस टाइम रोगी इतने नहीं थे। एसी में अमोनियम गैस है, वो आपके फेफड़ों में जमा करती है। जब फेफड़े में ऑक्सीजन पूरी नहीं आएगी, आपका खून साफ नहीं होगा, हार्ट अटैक हो गया। खून गाढ़ा हो गया, फिल्टर नहीं हुआ, लीवर ने पचाया नहीं, शुगर हो गई, और वही नजला दिमाग में रुका, ब्रेन ट्यूमर हो गया। सारी बीमारियां आपके लीवर से संबंधित है। यदि लीवर पूरा काम कर रहा है, पैंक्री इंसुलिन बना रहे, संसार में कोई रोग है ही नहीं। बाबा जी सवाल ये नहीं है, आप शिद्दत से ये बातें कहते हैं कि आप ये विधि अपनाओ, लहसुन प्याज और अदरक खाने के साथ खा रहे हैं या ऐसे भी खा रहे हैं, तो आपको मुंह पे छिकड़ा देने की ज़रूरत नहीं है। आप खुले मुंह जाइए जहाँ जाना है। नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, इसमें जो महक आती है, दूसरा आदमी नफरत, आप थोड़ा सा गुड़ खा लो, आपको महक नहीं आएगी, परंतु वो काम होता रहेगा। या फिर जीरा भून के मुंह में डाल लो, महक नहीं आएगी, परंतु जहाँ तक आपने सांस छोड़ा, जहाँ तक सांस गया, वहाँ तक का वायुमंडल का प्रदूषण समाप्त हो गया, आपको प्योर ऑक्सीजन आए, कहाँ से रोग आएगा। आपसे मैं निवेदन कर रहा हूँ, मेरी भी बात सुन लीजिए। जो व्यक्ति पहले जमीन पर रहता था, धरातल पर रहता था, पेड़ के नीचे रहता था, उनको इतना रोग नहीं होता था। तालाब के पास लोग रहते थे। आज तो लोग फ्लोर पे लोग टंग गए हैं ना, मंजिलों पर टंग गए हैं। कोई 18 मंजिला, कोई 20 मंजिला, कोई 30 मंजिला, कोई 10 मंजिले पर रह गए। तो वो इसका सेवन कैसे कर पाएंगे? वो तो एडवांस हो चुके हैं। देखिए, उनको तो पिज़्ज़ा चाहिए, बर्गर चाहिए, तो वही तो बीमारी का घर है। तो वही लोग तो हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं बड़े घर में, बस क्योंकि वही है। पैसे हैं उनके पास में। तो आपकी बातें फिर कौन सुन रहा है आज की तारीख में? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि गांव में जो अपना एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं, ये ध्यानपूर्वक इसको सुन रहे हैं, तो किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत है, उनके घर में हाँ, सारा अब आप कुछ सही पे आए हैं। आप गाँव के लिए बात कर रहे हैं, शहरों की परवाह नहीं क्योंकि जो अपने अपने बाप की जब बात नहीं उन्होंने- मानते, जब फिर आपकी उन्होंने- बात क्या मानेंगे वो भी? हाँ, वो मानेंगे नहीं। हाँ। अब देखिए, आप फल लाए बाजार से, आपको ऐसे लगे ताज़ा फल आया भी, परंतु जो कोल्ड स्टोर में रख के फल सिकुड़ गया, उसको पानी के अंदर केमिकल डालेंगे और 15-20 मिनट के लिए रखेंगे, वो फल ऐसे दोबारा टाइट हो जाएगा जैसे फल पेड़ से तोड़ के लाए। परंतु निकालने के बाद 24 घंटे में फिर वो पिलपिला होना शुरू हो जाएगा। अब तो सेव पे लेमिनेशंस भी आ रहे हैं, लेमिनेशंस करके आ रहे हैं। वो भी है, मोम के लेमिनेशंस, मोम का लेमिनेशन कर देते हैं, वो सिकुड़ता ही नहीं। बिल्कुल। हाँ, वो भी नुकसान करता है। सेब को पहले गर्म पानी में डालो, उसमें वो मोम पिघलेगा, उसके बाद ताज़े पानी में धो के फिर उसको दबा के देखो, यदि वो पिलपिला हो गया तो उसमें केमिकल है, यदि पिलपिला नहीं, वो टाइट है, तो उसमें कोई रोग नहीं है। तो अभी जो लोग गांव के लोग हैं या जो थोड़ा सा मिडिल क्लास के लोग हैं, उनको आप यही सलाह देंगे कि अगर आप बाज़ार जाएं तो अच्छे फलों पर ध्यान न दें, जो थोड़ा सा मतलब आम जैसे है उस पर ध्यान दें अभी। देखिए, संसार के अंदर 3 वस्तुएं ऐसी हैं जो कि आदमी को मृत्यु के मुंह से निकालती हैं। 1 नंबर पे शहद है, शहद। दूसरे नंबर पे आम का रस पका हुआ। तीसरे नंबर पे सोयाबीन है। अच्छा। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि जिसको गाय भैंस किसी चीज़ के दूध की सुविधा नहीं है, वो सोयाबीन से अपना काम करा सकता है। और खाना खाते समय यदि आप 10 ग्राम से लेके 50 या 100 ग्राम तक लहसुन प्याज अदरक कच्चा खा रहे हैं, तो ज़िंदगी में आप कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास नहीं जाएंगे।
ना आपको कोई रोग होगा। मतलब आपके ये दोनों फार्मूले को अगर लोग गांठ बांध लें और अपने ज़िंदगी में इस्तेमाल करें तो निश्चित तौर पे बीमार नहीं होंगे। आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे दिन में कम से कम 50 से 60 फ़ोन ऐसे सुनने पड़ते हैं जो कि बाहर के कंट्री, जैसे अमेरिका है, कनाडा है, जापान है, चाइना है, नेपाल है। फ़ोन आते ही कि आपका प्रोग्राम देख के हमने जब से लहसुन प्याज अदरक कच्चा खाना शुरू किया, हम महीने कभी कोई कहता हम 15,000 की दवाई खाते, कोई कहता हम 20,000 की खाते थे। आज कहते ये हमारा वो सारा खर्चा बंद हो गया। नहीं, वो तो कर लेंगे, वो तो क्योंकि हमारी पैसे सारा वो अडाप्ट करते हैं। हाँ, क्योंकि उनके यहाँ फास्ट एंड फ्रोजन, फास्ट फूड होता है और फ्रोजन होता है, हाँ, क्योंकि ताज़ा उनके यहाँ बहुत कम मिलती है, और जब मिलती भी है तो वो चीज़ें उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो अगर वो सेवन करते हैं तो उनको ज़्यादा लाभ करेगा हाँ। वनस्पति हमारे भारतीयों के मुकाबले, क्योंकि हमारे भारतीय तो मानते ही नहीं ना, वो अपने ही साइंटिस्ट बन जाते हैं। देखिए, हमारे भारत में अभिमान ज़्यादा है। यदि कोई असली बात कहेगा तो उसको कहेगा जा तेरे को कुछ नहीं आता, और कोई बातें घुमा फिरा के कहेगा हाँ ये बहुत अच्छा है, उस चीज़ को अपना ले। आज पूरे संसार के अंदर कोई डॉक्टर ये कह दे कि मैंने इस रोग को जड़ से काट दिया और वो दवाई मेरे को टेस्ट करा दिया, यदि उसकी दवाई रोग को काटती है मैं उसको 10 लाख रुपए कैश दूंगा। अच्छा बाबा जी, अभी आपने कहा है कि लहसुन प्याज अदरक का सेवन करें, सोयाबीन का दूध इस्तेमाल करें। हाँ, तो वो आम पका हुआ है, वो हाँ, पका हुआ आम हो गया। हाँ, वो उसका प्रयोग करें। हाँ। आपको ज़िंदगी में किसी दवाई खाने की जरूरत नहीं है। जब आम का सीजन आता है, टपका आम उसको बोलते हैं, जो बीज से तैयार होकर पेड़ पे लगता है, वो आम टपका कहलाता है। वो ही आम है, कल में आम भी इतना काम नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल। हमें चोट लगी, कोई भी काम हो गया, खून की जो कमी है, यदि हम 2 महीने आम का जूस 100-100 ग्राम पी लेते हैं प्रतिदिन, तो 1 साल तक का जो खून की कमी तो पूरी हो गई। और यदि हम सोयाबीन का दूध 1 गिलास रोज पी लेते हैं तो हमें खून में कमी आएगी नहीं। ये 2 चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं। और लहसुन प्याज अदरक यदि हम कच्चा रोटी के साथ खा रहे हैं या ऐसे भी खा रहे हैं तो हमें कोई रोग होना ही नहीं। बाबा जी, अब देहातों के बजाय हम थोड़ा सा शहर में आए तो शहर का जो रहन सहन है ना, वो 12 बजे के बाद लोग सोना शुरू करते हैं और 8 बजे 9 बजे तक सोए रहते हैं। दिमाग में दूसरी चीज़ें हैं कि टेंशन बनी रहती है, बीपी की शिकायत होती है, फिर आपके शुगर की शिकायत होती है, कैंसर की शिकायत होती है, इन सब चीज़ों को लेकर फिर बस ये सबसे तो बड़ी इनके बात, लिए आपका क्या सलाह होगा? सबसे बड़ी बात यह है कि रात 9 से 10 के अंदर सोना, चाहे आपको कुछ भी हो जाए। सुबह 4 से 5 के अंदर सूर्य उदय होने से घंटा 1.5 घंटा पहले उठते हैं। उठ करके आपको सैर करने की ज़रूरत नहीं है। आप कमरे के अंदर बैठ के हाथ मुंह धो के दातन कूड़ा करके कपालभाति, भस्त्रिका, अग्निसार, उज्जयी, भ्रमणी, कुंभक, अलोन विलोन घंटा 1.5 घंटा कर लेते हैं। आपको ज़िंदगी में कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और आपके पास टाइम है तो फिर उसके बाद मंडूकासन, पवनमुखासन, गौमुखासन, हल आसन, सर्वांगासन, शीर्ष आसन ये कर लेते हैं। मैं दावे से कहता हूँ कि आपको आखिरी सांस तक किसी को ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आज मुझे तकलीफ है। बाबा जी, आपका 98 साल की उम्र हो गई है, अब 99 में प्रवेश करने वाले हैं, फिर भी हम आप के चेहरे पर एक रौनक देखते हैं, एक कांति देखते हैं। तो आप ये ज़रा बताइए कि अगर हम नाइट ड्यूटी पे जाते हैं, क्योंकि शहर में जो भी लोग शिफ्ट हो गए हैं वो नाइट ड्यूटी में जाते हैं, तो आप कह रहे हैं कि 8 बजे सो जाना चाहिए और 4 बजे जग जाना चाहिए, तो ये कैसे? वो तो फिर बीमारी के मुंह में ही जा रहे हैं। नहीं, देखिए, असली नींद 9 से 12 के अंदर है। इससे पहले का 1 घंटा 12 बजे के बाद के 2 घंटों के बराबर होता है। रात्रि को आपने 6 घंटे नींद ले ली तो आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ है। इससे कम लेंगे स्वस्थ नहीं है। दिन में आप 6 घंटे की जगह 8 घंटे या 10 घंटे भी सो लेते, आपकी नींद पूरी नहीं होती, शरीर की थकावट नहीं जाती।
सही बात। क्योंकि सूरज की गर्मी जो है ज़मीन के ऊपर से आपके अंदर तो हवा में भी आ रही है, वो उतनी नींद की अवस्था पूरी नहीं होने देता। रात्रि को सूर्य की गर्मी बिल्कुल नहीं है, चंद्रमा की लाइट मिले आपको ना मिले उससे उतना मतलब नहीं है, परंतु तारों का जो फैक्शन पड़ता है शरीर पे वो सबसे ज़्यादा आराम करता है। अच्छा। हमारे जो 9 ग्रह हैं, 12 राशि हैं, 27 नक्षत्र है, ये 108 पे सब विभाजित होते हैं। यदि हमें इनका ज्ञान हो गया, इनकी दशा की पहचान हो गई, जब भी कोई तकलीफ होने वाली है तो किस राशि पे कौन सा ग्रह किस टाइम क्या असर कर रहा है, तो हम उसके बचने के उपाय हैं हमारे पास। हम उन उपाय को कर लेते हैं तो हमें ग्रह नुकसान नहीं देता। यदि नहीं करते हैं तो जहाँ पे आपको चोट लग के टांग टूटनी है और अपना उपचार कर लेते हैं तो खरोच तो आपको आएगी परंतु हड्डी नहीं टूटेगी। मतलब बोन मजबूत रहेगा, हड्डियाँ हाँ। मजबूत रहेगी। और जो लहसुन प्याज अदरक खा रहा है उसकी हड्डी कभी कमज़ोर हो ही नहीं सकती। अब कई डॉक्टर कहते हैं आपका घुटने का कॉटेज घिस गया, ये हड्डी बढ़ गई। ऐसा कुछ नहीं होता। जहाँ नजला जाकर रुक गया, हड्डी का आकार बना लिया, उसको कहेंगे जब एक्सरे किया ये तो हड्डी है, ये घिस गई है, ये हुआ। ऐसा कुछ नहीं होता। यदि आप बैठ के खाना सीख जाएं, खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी पी लें, लहसुन प्याज अदरक का प्रयोग अच्छा कर रहे हैं, आपको ज़िंदगी में किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका लीवर पूरा काम कर रहा है, पैंक्री इंसुलिन बना रहे, पित्ते में तैयार नॉर्मल है, कहाँ से रोग आएगा। बाबा जी आपकी बात सही है, लेकिन मैं भी दिन में कम से कम आपके बारे में, चूँकि ये मैं जब प्रोग्राम दे रहा होता हूँ तो फिर बहुत सारे फ़ोन आते हैं, दिन में 30-30 40-40 फ़ोन मुझे आ जाते हैं, जो हमें परेशानी भी होती है फ़ोन अटेंड करने में भी। सभी लोग यही, सभी की इच्छा यही होती है कि हम बाबा जी से मिलें और उनसे कुछ अपने दुखड़े व्यक्त करें, लेकिन जब यहाँ पे आते हैं या फ़ोन करते हैं तो लगता है कि जो 3-4 आपने जो नंबर दिया है, एक तो आपके यहाँ के लोग अटेंड नहीं करते उस फ़ोन को भी, और दूसरी चीज़ है कि जब यहाँ पे आते भी हैं तो उनको मिसगाइड किया जाता है, बहुत ज़्यादा करते हैं। तीसरी चीज़ ये होती है कि अगर आपके पास किसी भी तरह से पहुँच भी गए तो दवाइयाँ महंगी बताते हैं कि बाबा जी की दवाई महंगी है, जो एक आम आदमी के बस की बाहर चीज़ें हो जाती है। वैसे भी देखिए तो दवाई इसका समाधान आप जरा करेंगे तो मुझे लगता है कि देखिए दवाई महंगी का असर यह है कि जड़ी बूटियाँ हमेशा महंगी होती है और इनका टाइम होता है निकालने का, तो उस टाइम लेबर जो पैसा डट के लेती है, तो घर से तो कोई पैसा लगाएगा नहीं, उन्हीं में से सारा एडजस्ट करेगा, तो दवाइयाँ तो महंगी पड़ती हैं। अब आप देखिए, आप पानी की एक बोतल लेंगे आपको 5 रुपए की और 10 रुपए की बोतल मिल रही है, 15 से 20 रुपए हो गई है। हाँ वो भी। अब जो आपका पहले चीनी आती थी 4 या 5 रुपए किलो, अब वो 50 से 60 रुपए चलेगी। जो आप ये कोबरे सांप का जहर, बिच्छू का जहर, केमिकल और मरे हुए जानवरों का हड्डियाँ चूरा ले रहे हैं, अब बिच्छू के जहर की कीमत इस टाइम 1 किलो की 4 करोड़ रुपए है, जबकि वो 80 करोड़ रुपये पैदा करता है। सांप के जहर की कीमत इस टाइम 3 करोड़ रुपये है किलो की, जबकि वो 60 करोड़ तैयार करता है। अब उसमें तो नाम मात्र के लिए वो चीज़ें मिलाई जाती हैं, सिर्फ सुन करने के लिए, रोग काटने, या तो परमानेंट रोग काटने की हैं। अब चाहे गठिया का मरीज आए, चाहे अधरंग का मरीज आए, चाहे हार्ट का मरीज आए, चाहे किडनी का आए, कैसा भी आए, जब मेरे पास आए, जो मैंने तेल बनाया है, आधा घंटा उसकी मालिश करने के बाद वो खुद ही कहता है मुझे 20% आराम मिल गया, वो परमानेंट मिल जाता है। अधकचरे जानकारी की एक समस्या होती है, जिनके पास पैसे हैं वो वैदिकी में नहीं जाना चाहते, हाँ, और जिनके पास
आस्था है वो आप तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो ये दोनों के बीच का कोई ऐसा आप रास्ता निकालिए कि साधारण आदमी थोड़ा सा दवा थोड़ी सी उस तरह से उनका कर दें और एक करें ताकि उनको एक राहत मिल जाए और आप मैं तक उसी पहुंचे। मरीज को बुलाता हूँ जो थक गया, बाकी जो मैं टीवी के माध्यम से नुस्खे बताते हो घर में अपना इलाज कर रहे हैं ना वो लोग कर रहे हैं, इसका हाँ। इस्तेमाल तो कर रहे हैं। हाँ। और काफ़ी प्रभावित भी लोग होते हैं आपसे। देखिए 100 आदमी मेरा प्रोग्राम देखता है तो उसमें 5 या 10 आते हैं मेरे पास, 90% तो अपने घर में इलाज कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं ये तो बात है, ये तो बात मानते हैं वैसे भी। तो चलिए, आज आपने दिल खोल के जनता के साथ शेयर किया है और कई ऐसे सवाल भी थे जो आपसे नहीं पूछना चाहिए, लेकिन मैंने बेबाकीपन से आपसे बात की है, इसलिए कि ताकि वो जनता को फ़ायदा हो, और आपने भी उतनी ही शिद्दत से उन बातों पर प्रकाश भी डाला है। अगर किसी को गंभीर परेशानी हो या और कहीं से थक चुके हों तो निश्चित तौर पे एक बार बाबा जी से आके मिले, लगता है कि उनका समाधान बाबा जी के पास है और शिद्दत से ये समाधान करते भी हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर बात होगी तो फिर एक नए सब्जेक्ट के साथ आएंगे और आपसे रूबरू होकर फिर डिस्कशन करेंगे, ताकि आप लोगों को भी सुनने का मौका मिले और उससे आप फ़ायदा भी ले सकें। बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मेरा नाम मनीषा वाधवा है, मेरी बेटी का नाम धारणा वाधवा है। हम लोग जयपुर से आए हुए हैं। जयपुर में मैंने ये टीवी में प्रोग्राम देखा था बाबा जी का, तो मुझे लगा कि एक बार मैं अपनी बेटी को भी बाबा जी के पास लेके जाऊं, क्योंकि जयपुर में मैंने बहुत डॉक्टरों को दिखाया था। मेरी बेटी को कोई बोलता था कि गठिया रोग है, कोई बोलता था टीबी है, यानी कि डॉक्टरों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी बीमारी है इसको। तो मैंने सोचा एक बार बाबा जी के पास लेके जाते, बाबा जी क्या कहते हैं। इसको मोतियाबिंद भी हैं, आँखों में रोशनी कम है, डॉक्टर ने बोला इसका तुरंत ऑपरेशन होएगा। तो मैं बाबा जी के पास लेके आई, बाबा जी को दिखाया हम लोगों ने यहाँ पे आकर के। बाबा जी ने कहा मैं 1 महीने में आपकी बेटी को ठीक कर दूँगा। मैं आई हूँ 15 दिन के बाद में दोबारा। मेरी बेटी को 50% यहाँ पे फ़ायदा है। मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है और चश्मा हट गया है। मेरी बेटी बिना चश्मे के देख रही है। मेरी बेटी को यहाँ से जीवन मिला है। मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी लोग अपने बच्चों का जीवन चाहते हैं वो स्वस्थ विचार में आएँ। अपने बच्चों को, जो भी चाहता है कि मेरे बच्चों का चश्मा हट जाए, यानी बाबा जी हर एक चीज़ की बीमारी की दवाई है बाबा जी के पास में। कोई भी आए तो इसी बाबा जी के पास अपनी दवाई लेने के लिए आए। यहाँ पे नया जीवन मिलता है एक। थैंक यू। मेरा नाम मिसेस कविता शर्मा है। मैं हापुड़ यूपी से बिलोंग करती हूँ। मेरी शादी को 10 इयर्स हो गए थे और लेकिन मेरे कोई बेबी नहीं हुआ था। हमने काफ़ी ट्रीटमेंट्स कराए थे। किसी डॉक्टर ने बोला मेरे को पॉलीसिस्टिक ओवरी है, तो उन्होंने लैप्रो भी करी थी, हिस्ट्रो भी करी थी। फिर भी मैंने सारे ट्रीटमेंट्स के बाद भी मुझे कोई सक्सेस नहीं मिली थी। फिर हमारे एक जानकार हैं, उन्होंने बाबा के बारे में बताया था कि एक बार जाके आप वहाँ भी देख लो। मैं होप तो खो चुकी थी, लेकिन फिर भी मैंने एक बार आई थी बाबा के पास। तो यहाँ पर जब मैंने बाबा से ट्रीटमेंट कराया, बाबा ने कहा 15 डेज़ पहले तुम करके देखो। मुझे थोड़ा सा रिलीफ़ लगा। फिर जब मैंने उसको कंटिन्यू करा तो बाबा के आशीर्वाद से और दवाइयों से मेरे आगे आज बेटी हो गई है। मैं बाबा का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ।